स्वागत है। आज हम कच्चे तेल की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जहां कीमतें नीचे जा रही हैं। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो मतलब सबकी जेब पर असर डालता है। बिल्कुल, गाड़ी के टैंक से लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक सबको हिलाता है। हमारे पास कई स्रोत हैं, बाजार रिपोर्ट, एनालिस्ट के विचार और कुछ जमीनी हकीकतें भी। अच्छा, जैसे? जैसे ओक्लाहोमा के एक छोटे तेल कुआं मालिक एंड्रू की कहानी है। वो रिपब्लिकन है, पर ड्रिल बेबी ड्रिल मतलब ज्यादा खुदाई की जो नीति है उससे थोड़े परेशान है। परेशान? क्यों भला? ज्यादा तेल तो? हाँ वही तो, क्योंकि ज्यादा तेल मतलब सस्ती कीमत, और सस्ती कीमत मतलब एंड्रू जैसे लोगों का धंधा चौपट। समझी। ये तो एक अलग ही एंगल है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तेल सस्ता क्यों हो रहा है, अमेरिका की तेल निकालने की रणनीति इस पर क्या असर है, और आम लोगों के लिए क्या मायने हैं इसके? और बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए भी क्या एंड्रू की चिंता जायज है। चलिए इन स्रोतों की तह तक चलते हैं। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प गुत्थी है। इसमें कई परतें हैं। वैश्विक मांग, सप्लाई, देशों के आपसी समीकरण। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन भी। ये सब मिलकर तस्वीर बना रहे हैं। तो एक एक करके इन धागों को पकड़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे सीधी बात से, कीमतें। आंकड़े क्या कह रहे हैं, गिरावट मतलब कितनी बड़ी है? गिरावट तो सच कहूं तो काफी तेज रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक WTI कच्चा तेल, ये अमेरिका का मुख्य बेंचमार्क है। हाँ, जैसे अपना सेंसेक्स होता है। बिल्कुल। तो वो जनवरी 2025 में करीब $80 प्रति बैरल पर था। लेकिन मई आते आते ये $60 के भी नीचे फिसल गया। $80 से $60? फुफ। हाँ, मतलब कुछ ही महीनों में लगभग 25% की गिरावट। ये तो बड़ा झटका है। और क्या ये गिरावट रुकी है या अभी भी मतलब चल ही रही है? रुझान तो नीचे का ही बना हुआ लग रहा है। हाल की यानी 2 अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि कीमतें 2% और गिरी। 2% और? हाँ, 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं। उस दिन WTI $60.48 पर बंद हुआ। $60.48? और ये लगातार चौथा दिन था जब कीमतें गिरी। मार्च अप्रैल 2025 में भी हमने ऐसा ही देखा था, एक उतार चढ़ा। हाँ याद है, वो $68 से $55 तक गया था, फिर वापस $65 पर आया था। सही। तो ये अस्थिरता जो है वो बाजार की बेचैनी साफ दिखाती है। तो ये गिरावट हो क्यों रही है? क्या तेल ज्यादा हो गया है दुनिया में? आपने वो सप्लाई की बात की थी शुरू में। हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ा कारण नजर आ रहा है। कई स्रोत इशारा कर रहे हैं ओवर सप्लाई की तरफ, मतलब जरूरत से ज्यादा आपूर्ति। ओवर सप्लाई। इसमें ओपेक प्लस समूह की भूमिका बहुत अहम है। ये दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों का क्लब है। सऊदी अरब, रूस, वो सब। हाँ वही सब। सऊदी अरब और रूस जैसे दिग्गज इसमें शामिल हैं। ये मिलकर तय करते हैं कि कितना तेल निकालना है, और इनके फैसलों का कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। तो ओपेक प्लस अभी क्या कर रहा है? कुछ खबरें हैं? उनकी अगले वीकेंड मीटिंग होने वाली है, और बाजार में थोड़ी कानाफूसी चल रही है कि सऊदी अरब शायद उत्पादन बढ़ाने का फैसला ले सकता है। उत्पादन बढ़ाने का? क्यों? खबरें हैं कि वो रोजाना 5 लाख बैरल ज्यादा तेल निकाल सकते हैं, ताकि बाजार में अपनी पकड़, अपनी हिस्सेदारी वो मजबूत कर सकें। 5 लाख बैरल रोज? हाँ, और ये अक्टूबर में जो बढ़ोतरी की थी उससे 3 गुना ज्यादा होगा। अगर ऐसा होता है तो बाजार में और तेल आएगा और कीमतें शायद और नीचे जाएं। अच्छा, तो मतलब सऊदी अरब अपनी ताकत दिखा रहा है। और अमेरिका में क्या स्थिति है? वहां भी तो आजकल काफी तेल निकलता है। हाँ बिल्कुल निकलता है, और वहां से भी सप्लाई बढ़ने की ही संकेत हैं। अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब EIA। हाँ, उनकी ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल और गैसोलीन, डीजल जैसे तैयार उत्पादों का भंडार वो बढ़ गया है। मंडार बढ़ गया। हाँ, इसकी वजह ये है कि रिफाइनरियां थोड़ी कम चल रही हैं और मांग भी थोड़ी सुस्त है। कुछ बड़े बैंक और रिसर्च फर्म्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तेल बाजार में सुपर ग्लूट आ सकता है। सुपर ग्लूट मतलब भारी भरमार। एग्जैक्टली, भारी अतिरिक्त आपूर्ति। तो एक तरफ ओपेक प्लस शायद ज्यादा तेल निकालेगा, दूसरी तरफ अमेरिका में भंडार बढ़ रहे हैं। सप्लाई की तरफ से तो दबाव साफ दिख रहा है, लेकिन मांग का क्या? क्या लोग कम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं या डर है कि कम करेंगे? मांग पर भी चिंता के बादल हैं। बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है वैश्विक व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर। हाँ, खासकर अमेरिका और चीन के बीच जो ये टैरिफ का खेल चल रहा है।
जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के सामान पर टैक्स लगाती हैं तो एक डर पैदा होता है कि कहीं आर्थिक मंदी ना आ जाए। हाँ, वो तो है। और मंदी का मतलब है फैक्ट्रियां कम चलेंगी, लोग यात्रा कम करेंगे, यानी तेल की मांग घटेगी। इसका कोई अंदाजा है कि मांग पर कितना असर पड़ सकता है? मतलब कुछ आंकड़े? एक विश्लेषण के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार युद्धों की वजह से इस साल अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ मतलब वो 15% तक कम हो सकती है। 15%? बाप रे! तो तेल की मांग? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो तेल की मांग में जो बढ़ोतरी की उम्मीद थी वो आधी रह सकती है। राइस्टैड एनर्जी नाम की एक कंसल्टेंसी है। हाँ, सुना। उनका कहना है कि अगर ये ट्रेड वॉर 2025 तक खिंच गया तो चीन जितनी तेजी से तेल की खपत बढ़ा रहा था उसकी रफ्तार आधी हो जाएगी। स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है कि पिछले साल से तुलना करना भी मुश्किल हो गया इतने की आशंका, ये दोनों मिलकर कीमतों को नीचे धकेल रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं अमेरिका के घरेलू तेल उद्योग पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो वादा किया था कि गैस सस्ती होगी और अमेरिका तेल का बादशाह भी बनेगा। क्या ये दोनों बातें एक साथ हो पा रही हैं? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये एक बुनियादी विरोधाभास है ना? विरोधाभास? कैसे? देखिए, कीमतें कम होना आम आदमी के लिए अच्छा है, गाड़ी चलाना सस्ता हो जाता है, लेकिन यही कम कीमतें तेल निकालने वाली कंपनियों के लिए उनके लिए बुरी खबर है, खासकर उनके लिए जो नए कुएं खोदकर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, एंड्रू की कहानी याद आ रही है। तो क्या मौजूदा कीमतें इतनी कम हैं कि कंपनियां नया निवेश करने से कतरा रही हैं? बिल्कुल। डैलस फेडरल रिजर्व, जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक की एक शाखा है, उसने हाल ही में तेल कंपनियों का सर्वे किया। हाँ, क्या निकला उसमें? उसके नतीजे बताते हैं कि $60-65 प्रति बैरल WTI का भाव वो इतना कम है कि औसतन कोई भी अमेरिकी कंपनी फायदे के साथ नया कुआं नहीं खोद सकती। फायदे के साथ नहीं खोद सकती मतलब नुकसान होगा? या यूं कहें कि लागत ही निकलेगी मुश्किल से। यहाँ ब्रेक इवन कीमत की बात आती है। हाँ, ब्रेक इवन कीमत, वो कीमत जिस पर कंपनी का खर्चा निकल जाए, है ना? हाँ, वो न्यूनतम दाम जिस पर कंपनी को नुकसान नहीं होता और वो थोड़ा मुनाफा कमाना शुरू कर सकती है। स्रोतों के मुताबिक अमेरिका में नए कुएं खोदकर मुनाफा कमाने के लिए औसतन $65 प्रति बैरल का भाव चाहिए। $65? और अभी भाव 60 के आसपास है। मतलब ज्यादातर नई ड्रिलिंग शायद रुक सकती है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये $65 का आंकड़ा एक औसत है। अच्छा। अलग अलग इलाकों में लागत अलग अलग होती है। जैसे टेक्सास के पर्मियन बेसिन के कुछ हिस्सों में, डेलावेयर में ये सिर्फ $38 प्रति बैरल है। सिर्फ $38? वो तो काफी कम है। बहुत कम है, लेकिन नॉर्थ डकोटा के बैकेन इलाके में ये $57 तक पहुंच जाती है। टेक्सास के ही मिडलैंड हिस्से में $42 और ईगल फोर्ड में $50 के आसपास है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीमतें 60-65 से नीचे रहती हैं तो कंपनियां सबसे पहले उन इलाकों में खुदाई बंद करेंगी जहां लागत ज्यादा है, जैसे नॉर्थ डकोटा। बिल्कुल सही। वे पहले महंगे कुओं पर काम रोकेंगे और एक और आंकड़ा है, जो कुएं पहले से चल रहे हैं हाँ, उन्हें चालू रखने का खर्चा औसतन $41 प्रति बैरल है। अगर कीमतें इससे भी नीचे चली गई तो कंपनियां शायद पुराने कुओं से तेल निकालना भी बंद कर सकती हैं। $41? यानी अगर 60 से गिरकर 40 के नीचे आ गई कीमतें तो पुराने कुएं भी बंद हो सकते हैं। इसकी संभावना है, बिल्कुल। इसका असर तो दिख रहा होगा, जैसे वो खुदाई करने वाली मशीनें होती हैं, ड्रिलिंग रिग्स, उनकी संख्या कम हो रही होगी। हाँ, असर साफ है। आंकड़े बताते हैं कि 2018 में अमेरिका में लगभग 888 ड्रिलिंग रिग्स काम कर रहे थे। 888? हाँ, मार्च 2025 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 506 रह गई। 506? मतलब काफी बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। हालांकि एक पेच ये भी है कि टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है कि कम रिग्स होने के बावजूद अमेरिका रिकॉर्ड 13.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल निकाल रहा है। अच्छा, तो कम मशीनों से भी ज्यादा तेल निकल रहा है। हाँ, एफिशिएंसी बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? क्या भविष्य में भी उत्पादन बढ़ता रहेगा? क्या लगता है? यहीं पर चिंता की बात है। EIA का अनुमान है कि अमेरिका में तेल उत्पादन की बढ़ोतरी अब बहुत धीमी हो जाएगी। धीमी हो जाएगी? हाँ, 2024 और 2025 में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन 2026 तक ये लगभग रुक जाएगी। यानी उत्पादन एक लेवल पर आकर स्थिर हो जाएगा। यहाँ तक कि डायमंड बैक जैसी एक बड़ी तेल कंपनी है, हाँ, नाम सुना है।
उन्होंने हाल ही में अपने निवेशकों से कहा है कि अमेरिकी तेल उत्पादन शायद अपने शिखर पर पहुंच चुका है और इसी तिमाही से गिरना भी शुरू हो सकता है। अरे, मतलब अमेरिका का तेल उत्पादन घटने वाला है। ये तो एनर्जी इंडिपेंडेंस और ड्रिल बेबी ड्रिल के नारों के बिल्कुल उलट बात हो गई। हाँ, ये अमेरिकी तेल उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि सिर्फ नारे लगाने से या चाहने भर से उत्पादन नहीं बढ़ता। बाजार की कीमतें वो सबसे बड़ा रोल अदा करती हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो अमेरिकी उत्पादन पर असर साफ है। अब एक और फैक्टर देखते हैं जिस पर सबकी नजर रहती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज। क्या ये तेल की मांग को हमेशा के लिए कम कर देंगी? बीपी जैसी बड़ी कंपनी ने तो कहा था कि 2030 तक तेल का इस्तेमाल अपने चरम पर पहुंच जाएगा और इसका बड़ा कारण ईवीज होंगी। ईवीज। हाँ, उनका असर तो है, लेकिन कहानी थोड़ी कह सकते हैं कि जटिल हो गई है। 2021 तक दुनिया भर में ईवी की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी थी। हाँ, वो दौर तो था एकदम रॉकेट जैसा। बिल्कुल, लगभग दुगुनी होती जा रही थी हर साल, और चीन इसमें सबसे आगे था। लेकिन 2021 के बाद रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। चीन अभी भी सबसे बड़ा बाजार है, पर ग्रोथ अब लीनियर है, मतलब सीधी रेखा में बढ़ रही है, पहले जैसी तूफानी नहीं रही। अच्छा, और अमेरिका में क्या हाल है ईवीज का? अमेरिका में तस्वीर और भी मिली जुली है। 2023 में बिक्री 49% बढ़ी, जो जबरदस्त थी। 49%? हाँ, लेकिन 2024 में ये बढ़ोतरी घटकर सिर्फ 7% रह गई। 7%? इतनी गिरावट? हाँ, इसकी कई वजहें बताई जा रही हैं। टेस्ला, जो सबसे बड़ी ईवी कंपनी है, उसकी अपनी कुछ मुश्किलें चल रही हैं। सरकार की तरफ से मिलने वाली टैक्स छूट और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए फंडिंग पर भी थोड़ी अनिश्चितता है। और वो चीन वाला फैक्टर, टैरिफ? हाँ, चीन से आने वाले बैटरी के सामान पर टैरिफ लगने से भी लागत बढ़ी है। तो कई चीजें एक साथ हो गईं। लेकिन क्या 2025 में कुछ सुधार हुआ है? हाँ, 2025 की पहली तिमाही थोड़ी बेहतर रही हैं। बिक्री पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ी है। 11%? तो मतलब थोड़ी रिकवरी है। कह सकते हैं, लगभग 3 लाख ईवीज बिकी। जीएम, फोर्ड, हुंडई, बीएमडब्ल्यू सबकी बिक्री बढ़ी है, हालांकि टेस्ला की नहीं। तो ऐसा लगता है कि ग्रोथ हो रही है, पर धीमी और स्थिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीक ऑयल यानी तेल की मांग का शिखर, जिसके 2030 में आने की बात थी, वो शायद अब थोड़ा और आगे खिसक सकता है। ऐसा लग रहा है। अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में ईवी अपनाने की रफ्तार अगर उम्मीद से धीमी रहती है, तो पीक ऑयल की तारीख 2030 से कुछ साल आगे जा सकती है। लेकिन कंपनियां क्या मान रही हैं? हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि ज्यादातर बड़ी तेल और गैस कंपनियां अभी भी अपने प्लान 2030 के आसपास के पीक के हिसाब से ही बना रही हैं। तो ईवीज का असर है, पर शायद उतना तेज नहीं जितना पहले सोचा गया था। समझ गया। अच्छा, अब वापस आते हैं उन बाहरी फैक्टर्स पर जो तेल के खेल को प्रभावित करते हैं, यानी जियोपॉलिटिक्स, टैरिफ का जिक्र बार बार आ रहा है। हाँ, टैरिफ एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के 180 देशों पर कम से कम 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। 180 देश? हाँ, हालांकि बाद में चीन को छोड़कर बाकी देशों के लिए इसे 90 दिन टाल दिया गया। चीन के साथ तो टैरिफ की जंग 100% से भी ऊपर पहुंच गई है। 100% से ऊपर? हैं जी। इन टैरिफ्स का तेल बाजार पे असर क्या है? क्या ये सिर्फ मांग कम करते हैं? इनका असर दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ, जैसा हमने बात की, ये दुनिया भर में व्यापार धीमा करके आर्थिक मंदी का डर पैदा करते हैं, जिससे तेल की मांग घटती है। सही, और कीमतें नीचे आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये ड्रिलिंग के लिए जरूरी सामान जैसे स्टील पाइप वगैरह, उनका आयात महंगा कर देते हैं। अच्छा। इससे अमेरिका में तेल निकालने की लागत बढ़ जाती है, जो सप्लाई को कम कर सकता है और कीमतों को सहारा दे सकता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर है। वाकई जटिल है। एक तरफ मांग घटाए, दूसरी तरफ सप्लाई घटाकर कीमत बढ़ाए। और रूस यूक्रेन युद्ध का कोई असर? हाँ, उसका भी असर है। G7 देश यानी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रूस पर दबाव बनाए हुए हैं। खबरें हैं कि अमेरिका यूक्रेन को ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है। किस तरह की जानकारी? जिससे वो रूस के तेल ठिकानों जैसे रिफाइनरीज और पाइपलाइन पर हमला कर सके, लंबी दूरी की मिसाइलों से। ओह, तो क्या इससे रूसी तेल सप्लाई रुकने का खतरा है? बाजार में ये चिंता जरूर है। अगर रूस से तेल आना कम हो जाता है तो कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल विश्लेषक मान रहे हैं कि जब तक सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट नहीं आती,
तब तक इसका असर सीमित रहेगा। और चीन का क्या रोल है इसमें? हाँ, एक और बात जो कीमतों को बहुत ज्यादा गिरने से रोक रही है वो है चीन का रवैया। चीन इस मौके का फायदा उठाकर सस्ता कच्चा तेल खरीद कर अपने भंडार भर रहा है। मतलब वो डिमांड पैदा कर रहा है एक तरह से। हाँ, जिससे थोड़ी मांग बनी हुई है और कीमतें एकदम से धड़ाम नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि तेल की कीमतें किसी एक वजह से नहीं गिर रहीं, कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। ओपेक प्लस शायद सप्लाई बढ़ाएगा, ट्रेड वॉर से मांग कमजोर पड़ रही है, और अमेरिका का अपना तेल उद्योग वो कम कीमतों की वजह से चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाँ, ये वाकई एक नाजुक संतुलन का खेल है। देखिए, कीमतें कम होती हैं तो हम सबको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है, महंगाई कम होती है, ये अच्छी बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि तेल निकालने वाली कंपनियों की कमाई घटती है, निवेश रुकता है, उस सेक्टर में नौकरियां जाती हैं। जैसा हमने अमेरिका में देखा कि उत्पादन की रफ्तार थम रही है। बिल्कुल, और ईवीज का असर पड़ रहा है, पर धीरे धीरे, उम्मीद से कम तेजी से। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हम कह सकते हैं कि तेल बाजार एक बड़े चौराहे पर खड़ा है। सप्लाई, मांग, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी सब मिलकर आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। बिल्कुल, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अमेरिकी नीति में एक बुनियादी खींचतान साफ नजर आती है ना? खींचतान किस तरह की? सरकार चाहती है कि आम लोगों को तेल सस्ता मिले, जैसा राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया। जी। लेकिन साथ ही वो चाहती है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा तेल निकाले, ड्रिल बेबी ड्रिल। हाँ, ये दोनों बातें तो हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये दोनों लक्ष्य एक साथ हासिल हो सकते हैं, खासकर तब जब सऊदी अरब और रूस जैसे खिलाड़ी अपने दांव चल रहे हों और ट्रेड वॉर जैसे मुद्दे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रहे हों। ये बड़ा सवाल है। क्या आप एक ही समय में सस्ती कीमत और बम्पर उत्पादन दोनों पा सकते हैं? इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा, और वही तेल बाजार और हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा।